Good morning, class 7th students. Welcome to all of you to your social studies classes. We are studying chapter number 6 in history, and that is architecture as a symbol of power. ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, जिसका नेम है आर्किटेक्चर एज अ सिंबल ऑफ पावर। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? We had already read about the temple architecture and the Nagara style of temple architecture. Then we read about Khajuraho temples. Then we understood what is Sun Temple. Then Dilwara temples. Okay, so we have completed up till Dilwara temple, and now we are going to move further in this class. So today we are going to learn a new kind of temple sculpture. ठीक है, that is Dravidian style. अब ये जो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था, इसको कहाँ पे फॉलो किया गया? इन द साउथ रीजन। ठीक है, और जो आपका ये वाला था नगारा स्टाइल, दैट वाज फॉलोड इन द नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया। ओके, in Dravidian style of temple architecture was used to build temples in South India. Underline this. You must know that what kind of style was built in which part of India. The temples of the Deccan region were also built in this style. तो Deccan region is almost in South India. So वहाँ पे भी जो temples बनाए गए वो भी Dravidian style के थे. The most important feature of the Dravidian style temples is the Gopuram, gateway. अंडरलाइन कर लीजिए, ये जो है आपका गेटवे गोपुरम ज़रूर होता था आपके द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। अदर फीचर्स इंक्लूड लार्ज हॉल्स एंड पैसेज लीडिंग टू द गर्भगृह। द शिखर अबव द गर्भगृह इज कॉल्ड विमन। इट इज़ यूजुअली पिरामिडल इन शेप एंड राइजेस इन सेवरल टियर्स। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था वो था आपका गोपुरम गेटवे, कि आपको एंटर कैसे करना है टेम्पल में, वहाँ से उसको हम लोग गेटवे समझते हैं। उसके बाद आपको गर्भगृह हुआ करता था। ठीक है, गर्भगृह के ऊपर ऐसे ही जैसे कि आपका नगारा में था, नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, उसी तरीके से यहाँ पे भी गर्भगृह के ऊपर ही आपका शिखर होता था। ठीक है, बट इसका शेप जो होता था वो पिरामिडिकल होता था एंड राइजेस इन सेवरल टियर्स, और ये बहुत सारे स्टेजेस में ऊपर उठ के जाता था। ठीक है, सम फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ द द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स आर द बृहदेश्वर टेम्पल built by the Cholas at Tanjavur, the Vithal Swami and the Virupaksh temples built by the rulers of Hampi, Kailashnath temple at Kanchipuram and the Show temple at Mamallapuram. ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। तो आप फिगर देखो, शो टेम्पल ममल्लापुरम का, कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पे है? कांचीपुरम में, एंड विरूपक्ष टेम्पल कहाँ पे है? हम्पी। तो देखो यहाँ पे स्टेजेस में किस तरीके से पिरामिडिकल शेप बना हुआ है। देखो ये स्टेज बाय स्टेज, ये फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेकंड ईयर, फिर एंड सो ऑन। उस तरीके से यहाँ पे भी स्टेजेस बने हुए हैं, उस तरीके से यहाँ पे भी स्टेजेस बने हुए हैं। तो ये क्या था? टीयर बेस्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ था, पिरामिडिकल शेप में था ये टेम्पल्स। तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इन टेम्पल्स के बारे में। फर्स्ट वन इज बृहदेश्वर टेम्पल। चलो, द बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड एट थंजावुर इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? थंजावुर, जो कि साउथ इंडिया में है। ऑब्वियसली द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहाँ पे फॉलो किया गया? इन साउथ इंडिया। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो इसमें किस भगवान की स्टैचू है? भगवान शंकर की। एंड वॉज बिल्ड बाय राजा राज चोला इन द बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी। ठीक है, तो जब 11th सेंचुरी की शुरुआत हुई, राजा राज चोला ने इस मंदिर को बनवाया, इस मंदिर का निर्माण करवाया। चलो, इट इज़ द बिगेस्ट एंड मोस्ट परफेक्टली बिल्ड टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। तो बृहदेश्वर टेम्पल का एग्जाम्पल का फिगर यहाँ पे आपको नहीं दिया है, आप इसको गूगल पे जाकर सर्च करना और देखना। इट हैज़ अ स्पेशियस कोर्ट यार्ड एंड अ मैसिव टावर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंगन बनाया गया था मंदिर का वो बहुत ही बड़ा था, बहुत लोग उसमें खड़े हो सकते थे। इट वॉज वेरी बिग एंड
अ मैसिव टावर, उसका जो टावर था दैट वाज आल्सो वेरी जाइजेंटिक बिग. द टावर इज pyramidal शेप एंड rises टू अ हाइट ऑफ 57 मीटर्स इन 13 सक्सेसिव स्टोरीज. ठीक है, तो जो टावर था वो pyramidal शेप का है, उसमें कितनी ऊंचाई पे है, कितने हाइट पे है, 57 मीटर्स, और कितनी स्टोरीज है उसमें, 13. अंडरलाइन दिस. The pyramid is topped by a large single block of stone weighing about 8 tons. And then at last जो लास्ट pyramid है that is 13th story, उस पर क्या है, a large single block of stone वहाँ पे रखा गया है and उसका weight कितना है, that is 8 tons. Okay, now we are going to study about the Shore temple. द शोर टेम्पल इज़ लोकेटेड एट ममल्लापुरम. ठीक है, तो शोर टेम्पल कहाँ पे है, ममल्लापुरम में. ममल्लापुरम कहाँ पे है, इन साउथ इंडिया. इट वॉज बिल्ड बाय नरसिम्हवर्मन II. अंडरलाइन करिएगा, शोर टेम्पल नरसिम्हवर्मन II के द्वारा बनवाया गया. द शिखर ऑफ द टेम्पल इज़ वेरी हाई एंड लैंड्स इट ग्रेस एंड चार्म. ठीक है, तो शोर टेम्पल का फिगर यहाँ पे दिख रहा है आपको. इसका जो शिखर है, जिसकी सबसे टॉप मोस्ट जो लेवल है इस मंदिर का, दिस इज़ वेरी हाई एंड लैंड्स इट ग्रेस एंड चार्म. और वो क्या है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैलाशनाथ टेम्पल. लोकेटेड एट कांचीपुरम इन तमिलनाडु. अब कांचीपुरम में, तमिलनाडु में ऑब्वियसली कांचीपुरम है, वहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल स्थित है, मंदिर स्थित है. द कैलाशनाथ टेम्पल वॉज बिल्ड बाय किंग राजसिम्हा ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी. वेरी इंपॉर्टेंट. कैलाशनाथ टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया, किंग राजसिम्हा, जो कि पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं. दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. ठीक है, कैलाशनाथ हम लोग भगवान शंकर को कहते हैं, तो वहाँ पे किसकी स्टैचू रखी गई है, भगवान शंकर की. इन मैनी रेस्पेक्ट्स दिस टेम्पल इज़ इंस्पायर्ड बाय द शोर टेम्पल. तो ये जो टेम्पल है कहीं ना कहीं ये हूबहू एग्जाम्पल है शोर टेम्पल का. मतलब ये शोर टेम्पल से क्या है, मिलता जुलता है, कुछ उसके फीचर्स इसके अंदर है. द फाउंडेशन ऑफ द टेम्पल इज़ मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड द अपर स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ सैंडस्टोन. ठीक है, जो बेस है, फाउंडेशन मतलब जो बेस आपका बनाया गया है इस टेम्पल का, वो किससे बनाया गया है, ग्रेनाइट. ग्रेनाइट एक काइंड ऑफ पत्थर होता है, अ काइंड ऑफ स्टोन. और जो अपर स्ट्रक्चर है, जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, वो किससे बनाया गया है, सैंड स्टोन से. तो दिस इज अबाउट कैलाशनाथ टेम्पल. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द विरूपक्ष टेम्पल. The Virupaksha temple was built by the Vijayanagar rulers in the 15th century. ठीक है, अब विजयनगर डायनेस्टी में जो विजयनगर रूलर्स हुए 15वीं शताब्दी में, आप लोगों ने इसके बारे में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था ना. उन्होंने विरूपक्ष टेम्पल बनवाया. ठीक है, इट इज़ फेमस फॉर इट्स शिखर एंड गोपुरम्स. देखिए, अब शिखर और गोपुरम, शिखर आपका नगारा में था, नगारा स्टाइल में, और गोपुरम आपका द्रविडियन स्टाइल में था. तो विरूपक्ष टेम्पल में आपको दोनों ही मिल जाएंगे, शिखर भी और गोपुरम भी. शिखर राइजेज एज हाई एज 160 फीट. तो शिखर की ऊंचाई हाइट कितनी है, 160 फीट है. एंड इज 9 टायर्ड, दैट मीन्स 9 स्टोरी. द नॉर्दर्न गोपुरम ऑफ द टेम्पल हैज़ 5 स्टोरीज वाइल द इनर ईस्टर्न गोपुरम कंप्राइजेज 3 स्टोरीज. ठीक है, तो उस टेम्पल के नॉर्थ साइड में जो गोपुरम है उसमें कितनी स्टोरीज हैं, 5 स्टोरी हैं. और जो इनर अंदर है जो गोपुरम, उसमें कितने हैं, 3 स्टोरीज हैं. विरूपक्ष टेम्पल, यू कैन सी द डायग्राम हियर. Okay, now we are going to learn about why were temples destroyed. That why all the or not all the temples, but some of the temples were destroyed. Okay, क्यों temples जो हुए वो बर्बाद किए गए, उनको तोड़ा गया. चलो, why were the temples destroyed? For the medieval rulers, various monuments were means of displaying their power and prosperity. तो जो medieval rulers, medieval
टाइम पीरियड के दौरान ही ज़्यादातर टेम्पल्स को बिल्ड किया गया इन आवर हिस्ट्री रिवील्स। एंड इन मेडिवल पीरियड जो रूलर्स हुए उन्होंने ही ज़्यादातर टेम्पल्स बनवाया। फॉर द मेडिवल रूलर्स वेरियस मॉन्यूमेंट्स व मीन्स ऑफ डिस्प्लेइंग देयर पावर्स। इसलिए जो मेडिवल पीरियड में जो रूलर्स हुए वो क्या करते थे, वो अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को किसके थ्रू बताते थे, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बना करके। अगर कोई राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल था, स्ट्रेंथ था उसके में, तो वो क्या करता था, बहुत बिगेस्ट मॉन्यूमेंट बनवाता था। तो क्या करते थे, जो मेडिवल रूलर्स थे वो अपनी पावर को डिस्प्ले करते थे, बताते थे थ्रू द मॉन्यूमेंट्स। देयरफॉर वन किंग अटैक्ड अनदर किंग्स टेरिटरी। और इससे क्या होता था कि होड़ लगी रहती थी ना कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं, तो दूसरा राजा कहता था कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं। तो उसमें क्या होता था कि अगर एक किंग ने कोई मॉन्यूमेंट बनवाया, कोई टेम्पल बनवाई है, और दूसरा किंग को ये लग रहा है कि हाँ हम इससे ज़्यादा पावरफुल है, तो वो उसके द्वारा बनवाए गए मॉन्यूमेंट को, उसके द्वारा बनवाए गए टेम्पल को क्या करता था, ध्वस्त करवा देता था, उस पर अटैक कर देता था। He would target any building which symbolized power, strength or prosperity of the enemy king. Besides, the temples had idols which were usually made of costly metals. और इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है टेम्पल्स को ध्वस्त करवाने का, बर्बाद करवाने का, वो क्या था, तो उसमें जो मूर्तियाँ रखी गई थी, जो स्टैचूज़ थे वहाँ पे, जो आइडल्स रखे गए थे, उसमें क्या, किस चीज़ से वो बना हुआ होता था, इट वॉज मेड फ्रॉम कॉस्टली मेटल्स। वो इस प्रकार के मेटल से बना हुआ होता था जिसका दाम बहुत ज़्यादा था, बहुत महंगा है। द आइडल्स ऑल्सो डिस्प्लेड अ हाई डिग्री ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। ठीक है, तो उन मूर्तियों पर बहुत ज़्यादा कारीगरी भी हुई होती थी। When a victorious king attacked a temple, he usually destroyed the temple, but took away its valuable idols as a proof or symbol of his victory. तो अगर कोई पावरफुल किंग किसी दूसरे राजा के द्वारा बनवाए गए टेम्पल या फिर अदर मॉन्यूमेंट पे अटैक करता था, तो वो क्या करता था, वहाँ पे अटैक करके उस मंदिर को या फिर उस मॉन्यूमेंट को ध्वस्त करवा देता था, और वहाँ की मूर्ति जो थी वो क्या कर लेता था, अपने साथ वो रख लेता था, ताकि उसके पास ये प्रूफ रहे कि हाँ हमने तुम्हारे बनाए गए मंदिर को ध्वस्त करवा दिया है, अब तुमसे ज़्यादा पावरफुल राजा हम हैं। वी मे टेक नोट ऑफ सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री। Dhammakiti, a Buddhist monk and chronicler, produced an account of an early 9th century invasion of Sri Lanka by the Pandyan king Srivallabh। तो हम लोग यहाँ से हिस्ट्री से एक हम लोगों को हिस्ट्री से ऐसी हम लोगों को बात पता चलती है, जिसमें धम्माकित्ती है, ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क है और क्रॉनिकलर है। ये प्रोड्यूस्ड एन अकाउंट ऑफ एन अर्ली 9th century इन्वेजन ऑफ श्रीलंका। तो ये बताते हैं, इनके लिखी गई किताब में क्या पता चलता है हम लोगों को कि श्रीलंका में पांड्यान किंग श्रीवल्लभ ने क्या किया, आक्रमण किया। श्रीवल्लभ डिफीटेड सेनावन, और श्रीवल्लभ ने किसको हराया, सेनावन को हराया। द सिंघीज रूलर ऑफ श्रीलंका, जो कि सिंघीज रूलर थे श्रीलंका के। देन ही सीज्ड अ नंबर ऑफ गोल्डन स्टैचूज फ्रॉम वेरियस श्रीलंकन मोनास्ट्रीज। और फिर उसने क्या किया, बहुत सारे गोल्डन स्टैचूज, दैट मीन्स द स्टैचूज वर मेड फ्रॉम द मेटल गोल्ड, सोने के मेटल से जो बनवाए गए, धातु से जो बनवाई गई मूर्तियाँ थी, उन्हें क्या किया, अपने साथ उसको रख लिया। ही ऑल्सो सीज्ड अ बुद्धा स्टैचू विच वॉज कार्व्ड एंटायरली ऑफ गोल्ड। उसने एक बुद्ध के भी मूर्ति को अपने साथ रख लिया, जो कि पूरी तरीके से सोने से गढ़ा गया था। ही टुक दीज स्टैचूज बैक टू मदुराई हिज कैपिटल, और अपने साथ वो सारे स्टैचूज को, सारे आइडल्स को अपने साथ मदुरई लेते आया, जो कि उस दौरान उसकी राजधानी थी। लेटर व्हेन सेना टू द नेक्स्ट सिंघलीज रूलर इन्वेडेड द पांड्यन कैपिटल, बाद में सेना टू जो कि सक्सेसर था सेना वन का, ठीक है, नेक्स्ट सिंघलीज रूलर थे, उन्होंने पांड्यन पे आक्रमण किया। ही ऑर्डर्ड हिज आर्मी टू मेक स्पेशल एफर्ट्स टू गेट बैक द गोल्ड स्टैचू ऑफ बुद्ध। तो उसने क्या किया, अपनी आर्मी को, अपनी सोल्जर मैन को ये बताया कि आप इन पर स्पेशल अटैक करो, ताकि जो ये लोग हमारी बुद्ध की जो स्टैचू को ये लोग लेकर के हमसे छीन कर ले गए है ना, उस मूर्ति को, वो मूर्ति हमें इनसे वापस चाहिए। हिज ऑर्डर वॉज एम्ड एट रिस्टोरिंग द प्राइड एंड प्रेस्टीज ऑफ दी सिंघलीज। उन्होंने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया अपने आर्मी मैन को, बिकॉज वो ये जताना चाहते थे पांड्यन रूलर्स के सामने कि वी आर ऑल्सो ब्रेव एंड वी वॉन्ट विक्ट्री ओवर यू। चलो ये फिगर देख लो। द पांड्यन किंग श्रीवल्लभ सीज्ड अ नंबर ऑफ वैल्यूएबल स्टैचूज। देखो सारे स्टैचूज को कैसे लिया है,
and took them to his capital Madurai after defeating Senavan, the ruler of Sri Lanka. Another example और आपको उदाहरण कैसे मिल जाएगा, belongs to the Chola period. In 11th century, the Chola ruler Rajendra I built a Shiv temple in his capital. 11th century में क्या हुआ, चोला रूलर जिनका नाम है राजेंद्र I, इन्होंने अपनी राजधानी में एक शंकर भगवान का मंदिर बनवाया. He placed a number of statues seized from the defeated kingdoms in the temple. और इस मंदिर में उन्होंने जो बहुत सारे अदर टेम्पल से उन्होंने क्या किया था, सीज कर लिया था मूर्तियों को भगवान शंकर के, उसमें ले जा करके अपने मंदिर में ले जा करके सारी मूर्तियों को स्थापित कर दिया. Some of these prized statues included a Kali statue from the Pallavas of Bengal. तो पल्लवास ऑफ बंगाल के द्वारा जो सीज किया गया था, उनकी मूर्ति जो इन्होंने सीज की थी, उसमें एक मूर्ति कौन सी थी, काली स्टैचू थी, भगवान माता काली की मूर्ति थी. एन इमेज ऑफ भैरव एंड भैरवी फ्रॉम द रूलर ऑफ कलिंग, अ सन पेडेस्ट्रल फ्रॉम द चलुक्याज रूलर से लिया था, एंड अ गणेश आइडल अलॉन्ग विद सेवरल स्टैचूज ऑफ गॉडेस दुर्गा. ठीक है, और एक इसमें गणेश भगवान की भी मूर्ति थी और देवी माँ की भी बहुत सारी मूर्तियाँ थी, भगवान माता दुर्गा की. चलो हिस्ट्री आपको क्या बताता है, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी डाइड ऑन April 30, 1030 AD. सुल्तान महमूद जो कि गजनी का था, वो कब, उसकी मृत्यु कब हुई, 30 अप्रैल को 1030 AD में हुई. हिज टूम इज़ लोकेटेड एट गजनी इन मॉडर्न डे अफगानिस्तान. तो उसका जो टूम है वो आज भी गजनी में स्थापित किया गया है, और वो जो कि अभी कहाँ है, अफगानिस्तान. चलो, यू हैव read about the invasions of India by Mahmud of Ghazni in the beginning of the 11th century. As it was a common tendency of the medieval rulers to show their political strength and military success by destroying and looting the places of worship of the defeated rulers. महमूद ऑफ गजनी was not an exception. तो महमूद ऑफ गजनी जो था उसने भी यही काम किया. वो भी क्या काम करता था, उस दौरान यही होता था कि टेम्पल्स को बर्बाद कर देते और मूर्ति को चुरा लेते थे, ताकि वो ये जताना चाहते थे कि हम आपसे ज़्यादा पावरफुल है. However, महमूद had other motive also. लेकिन महमूद ऑफ गजनी सिर्फ वो यही नहीं दिखाना चाहता था कि मैं पूरी दुनिया में पावरफुल हूँ, उसके और भी अदर मोटिव्स भी थे, उसको और भी अलग सोच थी. He was not a very important ruler before his invasions. As has been mentioned in the previous chapter, he wanted to amass wealth by looting and plundering temples. वो अपने खजाने को बढ़ाना चाहता था, अपने ट्रेजर को बढ़ाना चाहता था, लूट करके, ठीक है, डकैती डाल करके, इस तरीके से प्लंडर करके, टेम्पल्स को बर्बाद करके, वहाँ से सामान को लेकर के. एट द सेम टाइम ही वॉन्टेड टू बिकम ए हीरो ऑफ इस्लाम. और वो चाहता था कि मैं इस्लाम का हीरो बन जाऊँ, विच ही थॉट वॉज पॉसिबल बाई डिस्ट्रॉइंग द प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऑफ द आइडल वर्शिपर्स. और वो चाहता था कि मैं हीरो बन जाऊँ इस्लाम का, और ये मेरा सपना उसका कब पूरा हो सकता था, जब हिंदू लोगों का मंदिर सारे ध्वस्त हो जाएं, है ना, और वहाँ पे जो मंदिर में मूर्तियाँ रखी गई हैं वो सब उठा के ले जाइए, फिर वहाँ पे कोई पूजा करने आएगा नहीं. तो इस तरीके से क्या होगा, इस्लाम को बढ़ावा मिलेगा. चलो अब पढ़ेंगे इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. I think you have to read a lot in Indo-Islamic styles of structure, architecture. So we will be studying this in our further class, in the next class. Okay class, thank you.